यूरोप और अफ्रीका के बीच ये छोटी सी गैप देख रहे हो, सिर्फ 14 किलोमीटर की इस गैप में आज तक किसी भी देश एक ब्रिज नहीं बना पाई। इस छोटी सी गैप में सिर्फ एक ब्रिज बना जाए तो यूरोप से अफ्रीका सिर्फ आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। ये ब्रिज सिर्फ स्पेन और मोरक्को के लिए नहीं, यूरोप और अफ्रीका के लिए नहीं, बल्कि वर्ल्ड के सभी देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन सकती है। इस गैप से पूरे साल में अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड का 1 लाख शिप्स, 2000 ऑयल टैंकर्स, दुनिया का 33% ऑयल एंड गैस, 50% ट्रेड और डेली इक्विपमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ मटेरियल्स, क्लॉथिंग, ऑटोमोबाइल्स, ये सब कुछ गुजरता है। पिछले 100 साल में कोई भी देश सिर्फ एक ब्रिज नहीं बना पाई इस 14 किलोमीटर की एरिया में। आखिर क्यों? आज टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव होने के बावजूद भी एक देश सिर्फ इस 14 किलोमीटर की एरिया में एक ब्रिज नहीं बना पाई। ये नहीं कि ब्रिज बनाना कोई मुश्किल काम है। चाइना ने तो इससे भी 4 गुना बड़ा हांगकांग जुबाई माकाओ ब्रिज, जो कि 55 किलोमीटर की है, सिर्फ 9 साल में ही बनाकर खड़ा कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर एक ऐसी जगह है जहां वर्ल्ड की सबसे बड़े बड़े ब्रेन भी आकर रुक जाता है। साल 1920 जर्मन आर्किटेक्ट हर्मन सोर्गल ने एक जबरदस्त प्लान प्रपोज किया, पूरे मेडिटेरियन सी को खाली करके एक नया कॉन्टिनेंट एटलांटोपा बनाना। उनके ये प्लान के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर में एक हाइड्रोलिक डैम बनाया जाता, जिससे पूरे मेडिटेरियन सी का वाटर लेवल कम करके एक नया कॉन्टिनेंट एटलांटोपा बनाया जाता, जिससे यूरोप और अफ्रीका दोनों ही देश फिजिकली कनेक्टेड हो जाएंगे। उन्होंने ये तक भी प्लानिंग कर लिया था कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर में अगर एक डैम बनाया जाए तो आसपास 7 बड़े बड़े डैम्स भी बनाने होंगे। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम। अगर इस प्रोजेक्ट में मेडिटेरियन सी का वाटर लेवल कम किया जाए, फिर भी रेड सी का वाटर लेवल तो हाई रहेगा, तो जहाज इससे कैसे पार करेगा? हरमन ने इस प्लान में प्लान बी भी रखे थे। सो ऑल इन ऑल हरमन ने खुद के इस प्लान को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट थे। लेकिन 7 बड़े बड़े डैम्स खड़े करना, वो भी मेडिटेरियन और अटलांटिक जैसे टर्बुलेंट सी में, ये कोई मामूली बात नहीं। इसका पूरा टेस्टिंग करने में ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हो सकता था। और उस वक्त आज की तरह डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं था। इसीलिए 1952 में हरमन के मौत के साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट एटलांटोपा को बंद कर दिया गया। फिर आया वो पल, साल 1980, स्पेन की राजा फर्स्ट जुआन कार्लोस और मोरक्को की राजा सेकंड हसन, ये दोनों राजा मिलकर एक एग्रीमेंट रेडी किया, जिसमें ये फाइनल किया गया किसी भी तरह ये दोनों देश को फिजिकली कनेक्ट किया जाएगा। एंड इसी साल उन्होंने 2 कंपनीज भी रेडी किया, स्पेन के सेकेक्सा और मोरक्को की स्नेट। सेकेक्सा और स्नेट, ये दोनों कंपनी मिलकर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर में रिसर्च शुरू कर दिया था। उन्होंने 1991 में सी ऑफ नॉर्टलियस सर्वे किया, जिसमें समुद्र की सरफेस से 5 मीटर अंदर खोदकर वहां की पत्थर ऊपर लाया जाता है रिसर्च के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली नॉर्टलियस इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाई। अगले ही साल 1992 में और एक शिप फोलस को भेजा गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मगर ड्रिल करने वाला रॉड ही टूट गया, जिससे शिप वाइब्रेट होने लगा और मिशन को वहीं पर तुरंत ही रोक दिया गया। दोनों देश ऐसे ही बहुत सारे मिशंस किए, कुछ में शिप्स एंकर नहीं कर पाई और कुछ में सोनार समुद्र की डेप्थ को डिटेक्ट नहीं कर पाया। और इसका रीजन था स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की लोकेशन। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की राइट साइड में है मेडिटेरियन सी, जो वार्म वाटर से भरा हुआ है, और लेफ्ट साइड में है अटलांटिक ओशियन, जिसमें आर्कटिक का कोल्ड वाटर फ्लो होता है। पूरे मैप में स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर एक ऐसी जगह है जहां ठंडा और गर्म पानी एक साथ मिलता है। मेडिटेरियन सी का पानी गर्म होने की वजह से ऊपर उठ जाता है और अटलांटिक ओशियन की पानी ठंडी होने की वजह से नीचे चला जाता है, जिससे एक करंट बन जाता है। इससे पूरा पानी इतना जोर से घूमता है कि मानो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर बहुत सारी भवंडर से भरी हुई है, और इसलिए कोई भी शिप स्टेबल होकर लगातार रिसर्च नहीं कर पाती थी। लेकिन लगातार ट्रायल्स के बाद दोनों देश की रिसर्चर ने मिलकर 2 रूट फाइनल किया। पहला कैनियन रूट, जो पुंटा कैनाल्स और पुंटा सीरीज के बीच 14 किलोमीटर की सबसे शॉर्ट रूट था, और दूसरा वेस्ट में थ्रेशोल्ड रूट, जो पुंटा पालोमा और पुंटा मेलावेटा के बीच 28 किलोमीटर की थी। और इसी वक्त अमेरिकन इंजीनियर यूजिन सुई ने इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर नजर रखा था। दुनिया जब स्टील और कंक्रीट से ब्रिज बना रही थी, तब यूजिन ने प्रकृति से इंस्पायर्ड होकर फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था, जो कि कैनियन रूट पे होता। इसमें ना कोई स्टील और ना कोई कंक्रीट यूज होती, मानो सुई ने ब्रिज बनाने का एक नई किताब ही खोल दिया था। यूजिन की इस प्रोजेक्ट में ब्रिज जमीन पर नहीं बल्कि पानी में तैरता, जो टैरिफा से शुरू होकर धीरे धीरे पानी के नीचे चला जाता और फिर कुछ किलोमीटर्स के बाद अचानक डुबकी मार के समुद्र के बीच में उठता। यूजिन की इस प्लान के मुताबिक पानी के बीचों बीच 3 माइल की फ्लोटिंग सिटी होती, जिसमें रोडवेज, मल्टीपल रेल लाइंस, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, पब्लिक गार्डन, मार्केट से लेकर वाटरफॉल, स्विमिंग पूल सब कुछ होता। और ब्रिज में पानी के प्रभाव किसी भी तरह ना पड़े, इसीलिए
इसे वाटरप्रूफ इलेक्ट्रोलाइट कंक्रीट स्टेनलेस स्टील एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की मिक्सचर से बनाया जाता। सुई का सपना था दोनों ही देश के बीच एक फ्यूचरिस्टिक एडवांस्ड आर्टिफिशियल सिटी बनाना, जिसमें दोनों ही देश को बहुत सारे फायदा हो सकता था। बट हियर इज द टू प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम, इस पूरे प्रोजेक्ट का जो खर्चा था 12 बिलियन डॉलर्स पे था, जो कि इंडियन रुपीस में 85,000 करोड़ है। सेकेक्सा और स्नेट्स की रिसर्च में दूसरी प्रॉब्लम सामने आई, जिसने कई इंजीनियर्स के सपनों में पानी फेर दिया। सर्वे में पता चला इस शॉर्टेस्ट रूट में 5 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, जो कि मैं वीडियो की आगे बताऊंगा। ये जो कैनियन रूट देख रहे हो ना, ये इतना गहरा है कि इसमें अगर 3 IFL टावर एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो भी कम पड़ जाएगा। इस 14 किलोमीटर की एरिया में बहुत सारे बड़े बड़े पिलर्स गाड़ने होंगे, जिसका खर्चा बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे होंगे। और टनल बनाने की बात किया जाए तो 800 मीटर गहराई में टनल खोदना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना रेत के तूफान में एक मैच स्टिक जलाए रखना। सेकंड प्रॉब्लम, ये येलो एरिया देख रहे हो, ये है ब्रेकिया। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं जो ब्रेकिया और क्ले से भरे हुए हैं। ब्रेकिया बेसिकली क्ले जैसे मैट्रिक्स में छोटे छोटे पत्थर, ब्लॉक्स और स्टोन के मिश्रण होते हैं। लिथोलॉजी में सबसे वीकेस्ट मटेरियल है एक ब्रिज बनाने के लिए। तीसरी प्रॉब्लम, आपको ब्रेकिया और क्ले के नीचे इस ग्रे कलर की सिल्ट दिख रहा है, ये सिल्ट कड़ी चट्टानों से बना हुआ है, जिस वजह से इस रूट में ना कोई ब्रिज और ना ही कोई टनल बनाना पॉसिबल है। और इसीलिए 1992 में भेजा गया फोलस का ड्रिल भी इसीलिए टूट गया था। फोर्थ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस मैप को ध्यान से देखना। पूरा स्टेट ऑफ गिब्राल्टर जिस एरिया में है, ठीक उसके ही नीचे 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का फॉल्ट लाइन है। इसमें फेमस लिस्बन अर्थक्वेक भी आया था, जिसमें करीब 6000 की मौत हो गई थी। आज भी इस इलाके में रेगुलर अर्थक्वेक आते रहते हैं। अब ऐसे अनप्रेडिक्टेबल एरिया में एक ब्रिज बनाना मतलब। देन टनल बनाने की बात किया जाए तो टनल माइनर साइज के मोशन को इजीली हैंडल कर सकता है और इसमें शॉक ऑब्जर्वर्स एंड बफर सिस्टम्स भी होते हैं। बट टनल को एक मेजर फॉल्ट लाइन से पास करवाना, जो कि वर्ल्ड की इंजीनियरिंग के सबसे बड़े चैलेंज था। सो इस शॉर्टेस्ट रूट में ना कोई टनल और ना कोई ब्रिज बनाना पॉसिबल हो सकता था। फिफ्थ रीजन, जो कि मैं वीडियो की शुरुआत में बता चुका था, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर से एक दिन में ही बहुत सारे शिप्स, एयरक्राफ्ट गुजरते हैं। सो पानी के 900 मीटर नीचे अगर पिलर गड़ा गया तो वाटर लेवल और ब्रिज के बीच करीब 700 मीटर की गैप छोड़ना होगा, जिससे बड़े बड़े शिप्स गुजर सके। और इतना गहराई में ड्रिल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये सब रीजन के लिए स्पेन मोरक्को जॉइंट कमेटी ने डिसीजन लिया कि इस शॉर्टेस्ट रूट को छोड़कर वेस्ट में थ्रेशोल्ड रूट, जो कि 28 किलोमीटर की है, उसमें ही ब्रिज बनाया जाएगा। इसीलिए 2005 में किंगफिशर 5 एक हिस्टोरिकल रिसर्च की थी थ्रेशोल्ड रूट पर, और इससे पता चला कि ये जो रूट है इसकी गहराई 900 मीटर नहीं बल्कि 300 मीटर है। इस रूट में कैनियन रूट के मुताबिक बहुत कम प्रॉब्लम थी। 5 प्रॉब्लम में 3 मेजर प्रॉब्लम यही पर सॉल्व हो गई थी। फाइनली डिसाइड किया गया कि इस रूट पे एक टनल बनाने की कोशिश किया जाएगा। इसमें 3 टनल्स होंगे, जिसमें बीच की टनल सर्विस और रिपेयर्स के लिए यूज होंगे और साइड की 2 टनल्स में रेलवे ट्रैक्स होंगे। पहले जहां स्पेन से मोरक्को पहुंचने में 12 घंटे लगते थे, वहां अब 5.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। सो प्लान बेहतरीन था, टीम्स भी रेडी थे, लेकिन अब आया कहानी में ट्विस्ट, जिससे इस पूरे प्रोजेक्ट में एक ब्रेक लग गया। सिवेटा और मेलिया, वैसे तो ये मोरक्को की जमीन पर है, बट इसे कंट्रोल करता है स्पेन। 2008 में स्पेन सालों से चलता हुआ इस पुराने जख्म को न्यूट्रलाइज कर दिया। स्पेन का कहना था कि दोनों कॉलोनी की जो क्रिश्चियंस है वो मोरक्को जैसे मुस्लिम देश में माइनॉरिटीज बन जाएंगे। बट असलियत ये थी कि स्पेन ने स्ट्रेटेजिकली मोरक्को के सबसे वांटेज लोकेशन अपने पास रखा था, जिससे मोरक्को बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। आज भी इन 2 देश के बीच मतभेद होती रहती है। इसीलिए सभी देश इन दोनों देश के ऊपर दबाव डाल रहे हैं इस एरिया पे एक ब्रिज बनाने के लिए। अगर किसी भी तरह ये एरिया ब्लॉक हो जाए तो सभी देश का ट्रेड्स और इकोनॉमी हैवीली इफेक्ट होगी। फॉर दिस रीजन इस एरिया में एक ऑल्टरनेटिव ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है।